गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ये क्या है, आपका क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में स्टडी करें। ठीक, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि पीरियोडिक टेबल की या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत क्या थी, किस लिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना पड़ा और जिससे हमको इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई। तो एज वी नो कि जब अलग अलग एलिमेंट्स को हम स्टडी करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि अलग अलग एलिमेंट को स्टडी करने के लिए उसकी एक बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक, जिन्हें याद रखना नॉर्मली क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एलिमेंट्स को ऐसी सीरीज में बांट दिया जाए या इस तरह के टेबल में बांट दिया जाए या फिर ग्रुप्स में बांट दिया जाए, जिन्हें हम कह सकते हैं ग्रुप्स में बांट दिया जाए, कि जिसमें जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी उनको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। यानी कि सम ऑफ द एलिमेंट्स शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो उन्हें क्या करेंगे, एक ही ग्रुप में रख देंगे। इस थॉट के साथ साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया एलिमेंट्स पर और उन्होंने अपने टाइम में अपनी एक पीरियोडिक टेबल देने की कोशिश की। इसमें जो सबसे पहला इनिशिएटिव जो लिया, तो वो साइंटिस्ट ने लिया अबाउट द लॉ ऑफ ट्राइड। ही वॉज डोबेराइनर। डोबेराइनर ने सबसे पहले एलिमेंट्स को 9 एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन्होंने इसका नाम दिया ट्राइड्स। ट्राइड्स फॉर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया उन्होंने 9 एलिमेंट्स को, और इनको उन्होंने अरेंज किया इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यानी कि उस वक्त, जिस वक्त ये ग्रुप दिया गया था डोबेराइनर के द्वारा, उस टाइम क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नोन थी, दैट वाज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। तो उसके बेसिस पर उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, जिससे क्या हुआ, उनको ट्राइड मिले। इसमें इट इज़ अ फर्स्ट ग्रुप, इट इज़ सेकेंड ग्रुप, इट इज़ थर्ड ग्रुप। लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर हियर। इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा, पहला मीन यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, लिथियम, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा जो हमारे पास दिया है यहाँ पर पोटेशियम। अगर हम इन दोनों का एटॉमिक मास ले लें, जैसे लिथियम का होता है 7 और इसका होता है 40, इसका होता है 40 पोटेशियम का, तो अगर हम इन दोनों के क्या करते हैं, एटॉमिक मासेस ले लेते हैं और उसका एवरेज निकालें, तो हमें क्या मिलेगा, मास मिल जाएगा किसका, सोडियम का। जैसे 47 माइनस 47/2, और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3, 23। तो सोडियम का यहाँ पर एटॉमिक मास जो था कितना था, 23 था। इसमें जो पहला एलिमेंट है उसका नाम है लिथियम, और जो लास्ट एलिमेंट था फर्स्ट कॉलम में उसका नाम है पोटेशियम। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 के समथिंग। ठीक, अगर हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला कि इनका लॉ था कि अगर इन दोनों का एवरेज मास निकालें, मीन 7 + 39 का एवरेज मास निकालें, तो वो क्या होगा, बीच वाले एलिमेंट के लगभग लगभग बराबर होगा। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर आता है ये 46। लेट मी राइट क्लियरली 46। और जब 46 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा हमारा 23। दैट्स मीन सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा 23। ही स्पोक अबाउट इट। सिमिलर अप्लाइड ऑन द कैल्शियम एंड सिमिलर अप्लाइड ऑन द हेलोजन ग्रुप, यानी कि थर्ड ग्रुप। उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ वो 9 ही एलिमेंट्स को अपनी टेबल के अंदर या अपने कॉलम्स के अंदर, जिसे वो डोवेराइनर कहते हैं, जिसको डोवेराइनर कहते हैं, उसमें एक्सप्लेन कर पाए। सिर्फ और सिर्फ ये इसकी क्या थी, एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी, बिकॉज
द अदर एलिमेंट्स जो दोज वर नोन, वहाँ पर इसमें ठीक से इसे एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद जो दूसरी बार एक ट्राइड आया, एक न्यू टेबल आया या एक न्यू ऑक्टेव आया, उसे नाम दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके ऑक्टेव नाम पढ़ने का भी रीज़न है, एक्चुअली आपने सुना होगा जो म्यूज़िक में नोट्स होती हैं, म्यूज़िक की नोट्स ऑफ म्यूज़िक होती हैं, उसमें क्या होती हैं, 8 सुरें होती हैं, सुरें बोलेंगे या फिर 8 नोट्स बोलेंगे, ठीक। और इन 8 नोट्स के बेसिस पर उन्होंने बताया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करते हुए जाएं, तो आप क्या देखेंगे कि हर 8वां जो होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा, किसके, पहले वाले की तरह। जैसे कि he noted that every eighth element had the properties similar to the first element, यानी कि हर 8वें इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स की तरह ही होंगी। ही स्पोक अबाउट इट, न्यूलैंड ने ये लॉ दिया। अगर मैं इस लॉ की बात करूं तो ये लॉ रिलेशनशिप वाज जस्ट एवरी 8 नोट दैट रिसेंबल्स द फर्स्ट ऑक्टेव। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सा रे गा मा पा नी धा, पा नी धा सा, फिर 7वीं जो 8वीं जो आती है नोट, वो कौन सी हो जाती है, पहले वाले की तरह होती है। जैसे सा रे गा मा पा नी धा सा, ऐसे ही सा लास्ट में आ जाता है उसके, ठीक। न्यूलैंड लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स seem to be the true to the elements on only up to calcium, यानी कि इसका लॉ जो था न्यूलैंड्स का, वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ज्ञात एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रू माना गया कैल्शियम तक। या ऐसी बात कहें कि इसने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको सबको अरेंज कर दिया था, लेकिन इस लॉ के अंदर ये लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता था कैल्शियम तक, या फिर जितनी भी लाइट लाइट एलिमेंट थे उनके ऊपर ये लॉ काम करता था। उसके बाद जो हैवियर एलिमेंट थे उनके ऊपर ये काम नहीं करता था। जैसे यहाँ की इसका ड्रॉबैक देख सकते हैं कि Fe को रख दिया गया ऑक्सीजन और सल्फर वाले ग्रुप में। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन और सल्फर की करेक्टर कैसा होता है, ये नॉन मेटल हैं, और हम आयरन की बात करें तो ये क्या होता है, मेटल होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ ग्रेट ड्रॉबैक इन दिस। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को रख दिया गया एक साथ। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यानी कि हेलोजन मेटल्स हैं, लेकिन इनके साथ कोबाल्ट और निकल को रख दिया गया, वो क्या है, मेटल्स हैं। तो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ ड्रॉबैक ओवर हियर। तो ये मेटल्स की पोजीशन गलत हो गई। उसके बाद एक नई टेबल दी गई बाय द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं उसके एटॉमिक मास की, यानी कि वो किसी भी एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करेंगी, इनका ये कहना था। मेडल लीफ ने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली रो में एंड वर्टिकल रोज में, यानी कि इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज किया लाइक दिस, ठीक। वर्टिकल कॉलम्स के अंदर इन्होंने इन्हें अरेंज किया और एक टेबल का ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में क्या कर दिया, इनको रखा, यानी कि यहाँ से इन्होंने शुरू किया 1 2 3 4 करके सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर रखा। और उन्होंने देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते थे, जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, वो कहाँ आए, एक सिमिलर वर्टिकल कॉलम में आए, यानी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे वो एक सिमिलर वाले कॉलम में आए। जैसे ऑक्सीजन के साथ सल्फर आया और दूसरे एलिमेंट्स जितने भी थे उनके साथ वो एक पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही कॉलम के अंदर आ गए। It was the most brilliant scientist of his time who gave the rise to the table or the periodic law.
एज लाइक दैट मेडलिस्ट लेफ्ट गैप्स। उनकी जो एक सक्सेसफुल वाली बात थी, यानी कि जो सबसे ख़ास चीज़ें थी वो कुछ ऐसी थी कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनके लिए गैप्स छोड़ दिए। कहाँ पर? अंडर सिलिकॉन और एल्युमिनियम के साथ एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। ठीक है। लेटर कुछ समय बाद ये एलिमेंट डिस्कवर हुए और उन्होंने देखा कि हर एक एका एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज किसकी तरह थी? गैलियम की तरह थी। और एका सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज जो थी वो किसकी तरह थी? जर्मेनियम की तरह थी। दिस बोथ द एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर सम टाइम। और उससे पहले ही मेडलिफ्स ने इनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉ की अगर हम बात करें, आज का जो मॉडर्न लॉ हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहता है? तो जैसा कि मेडलिफ मानते थे कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक मास पर। लेकिन उनके टाइम में किसी को भी एटॉमिक नंबर की जानकारी नहीं थी। आफ्टर सम टाइम जब लोगों को पता चला कि एक एटम के अंदर एटॉमिक नंबर भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक साइंटिस्ट ने कहा द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक नंबर पर। को उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, इट विल डिपेंड ऑन दैट। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी मॉसले। तो अगर कोई कहता है कि मॉडर्न टेबल जो है पीरियोडिक टेबल वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई, तो इसको डिस्कवर किया था हेनरी मॉसले ने। इसी वजह से इस टेबल को हेनरी मॉसलेस पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक। एंड द जनरल नेम वी यूज टू डिफाइन इट, इट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑल राइट। अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल में पीरियोडिक लॉ है जो रिवील करता है इम्पोर्टेंस एनालॉजीज अमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। जिसके अंदर 94 क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। जैसे कि नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम्स लाइक एक्टिनाइड और प्रोटैक्टिनियम आर ऑल्सो फाउंड इन पिच ब्लेंड एन और ऑफ यूरेनियम। जैसे नेपच्यूनियन होता है, प्लूटोनियम होता है, वो एक्टिनियम होता है, लाइक एक्टिनियम की तरह ही प्रोटैक्टिनियम, ये सब के सब काय में पाए जाते हैं? पिच ब्लेड में पाए जाते हैं। और पिच ब्लेड जो है एक और है, यानी कि एक अयस्क है या खनिज है किसका? यूरेनियम का। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं यूरेनियम इज ए सोर्स ऑफ, यूरेनियम जो होता है वो एनर्जी का एक सोर्स है जिसको ब्रेक करने पर या जिसका फिजन करवाने पर या फ्यूजन करवाने पर क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। और जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पर इस एनर्जी को बनाया जाता है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, जो रोज हैं उनको बोलते हैं पीरियड्स। और जिसमें वर्टिकल रोज है, वर्टिकल्स मीन होता है अप टू डाउन, अप टू डाउन, दिस इज कॉल्ड रो and this is called column, or we also call them group। ठीक। तो यहाँ पर जो अप टू डाउन होगा उन्हें बोलेंगे वर्टिकल कॉलम्स, एंड जो लेफ्ट टू राइट होगा दैट इज नोन एज रोज और पीरियड्स। डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हम जानते हैं कौन कौन से 4 पार्ट हो सकते हैं। एक तो एस हो सकता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिट में जाता है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे। अगर पी वाली में जाता है तो इसे पी ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है। तो अगर एस ब्लॉक में जाता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए? एस ब्लॉक में, देन वी कॉल इट कि ये क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पी ब्लॉक में तो इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है डी ब्लॉक में तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है एफ ब्लॉक में तो बोलेंगे इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर एस ब्लॉक की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1,
जिन्हें बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स, और ग्रुप 2 जिन्हें बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैव NS1 और NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल जो होती है, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिटल है, वो होती है NS, जिसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल में होता है NS1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल में होता है NH2। इसलिए इनको बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S ब्लॉक या S ऑर्बिटल। दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स, जैसा कि हम जानते हैं ये सारी मेटल रिएक्टिव होती हैं। इनकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होगी। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि ये बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देती है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर होंगे वो बड़ी आसानी से रिलीज हो जाएंगे। ठीक। फ्रॉम 1+ आयन in the case of alkali metal और 2+ आयन in the case of alkaline earth metal, यानी कि अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो 1s वाले होते हैं, ग्रुप 1 वाले होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, और जो ग्रुप 2 वाले होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। दैट्स मीन ये पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, और पहले ग्रुप वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होगी तो वो हो जाएगी +1, और जो दूसरे ग्रुप के हैं उनकी भी क्या होगी, फिक्स होगी, और वो हो जाएगी 2+ या फिर +2। द मेटेलिक करेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, यानी कि अगर हम बात करें कि मोर मेटल की, तो जितना हम नीचे जाते जाएंगे इतनी ही इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी और रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है और मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ता जाता है। बिकॉज हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर नेचर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी हो जाए किसी चीज़ की तो हम नेचर के अंदर इन चीज़ों को प्योर फॉर्म में नहीं पा पाएंगे। द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शंस ऑफ दोज ऑफ lithium and beryllium are predominantly ionic, यानी कि अगर हम बात करें कम एस ब्लॉक के कंपाउंड के, तो बेरिलियम और लिथियम को छोड़ के फिर सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। अगली बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर दिस पी ब्लॉक एलिमेंट? तो पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्राइजेस दोज बिलोंग टू द ग्रुप 13 और ग्रुप 18, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। टुगेदर विथ 1s ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक। एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो शो करते हैं, दिखाते हैं किन्हें, पी ब्लॉक एलिमेंट को। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बाहर की ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वेरीज फ्रॉम NH2 NP1 टू NH2 NP6, यानी कि NP6 होने पर और NP1 होने पर ये क्या होगा, एक दूसरे से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। ईच पीरियड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड इज ए नोबल गैस एलिमेंट विद द क्रॉस क्रॉस बैलेंस सेल NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर आप लास्ट वाली ऑर्बिट में जाते हैं, लास्ट वाली ऑर्बिट में जाते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लास्ट की ऑर्बिट में जाएंगे, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाएंगे, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जाने की वजह से क्या होगा कि इस कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन होने के बाद हमें
ये जितने भी एलिमेंट्स इस लास्ट वाले ग्रुप में होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, तो ये कंपाउंड भी नहीं बनाते हैं। ओके। ऑल द ऑर्बिटल इन द बैलेंस शेल ऑफ द नोबल गैसेस आर कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी बैलेंस शेल में जितने भी उनकी बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी कि उनकी ऑर्बिटल्स हमेशा भरी रहती हैं इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि स्टेबल अरेंजमेंट बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप क्या करें, कोई तरकीब निकाल के या टेक्निक यूज़ करके उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को ना ही जोड़ पाएंगे और ना ही निकाल पाएंगे। नोबल गैसेस थस एक्सिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा लो क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी होती है। प्रेसिडिंग द नोबल गैसेस फैमिली आर टू केमिकली इम्पोर्टेंट ग्रुप, यानी कि अगर हम केमिकल फैमिली की बात करें तो केमिकल इम्पोर्टेंट ग्रुप और नॉन मेटल्स ग्रुप्स हैं, केमिकल इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ नॉन मेटल, और दे आर हेलोजेंस, और उन्हें हम बोलते हैं हेलोजन एंड कैलोजन। कैलोजन, अंडरस्टैंड? नाउ वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स, दैट द नोबल गैसेस एक्सिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। दिस टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पीज, यानी कि आपके पास दो ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पीज है, एंड readily add one or two electrons respectively to attain the stable noble gas configuration. The non-metals characters increases as we move from the left to right across the period, and metallic character increases as we go down the group, यानी कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि जो इसके अंदर लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर पीरियड अच्छे से चल जाएंगे।